हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, काजल आ चुकी हैं, सतेरना आ चुके हैं। ये क्या हो रहा है ओबीएस, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आप? ओबीएस नो 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 नो, ऐसे परेशान नहीं कर सकते मुझे। क्लास सही चल रही है ना? तो कल हमने क्या क्या स्टार्ट कर दिया था? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं: इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स क्या काम करती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो तीसरे प्रकार की होती है न्यूट्रोफिल्स, वो क्या काम करती है। तो याद है ना, न्यूट्रोफिल्स में मैंने पढ़ाया था कि ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है, ये भक्षण करने की प्रक्रिया करती है। अब भक्षण किसका करती है? तो ये लिविंग पार्टिकल्स का, जो सजीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु कहते हैं, और जैसे फंगस जिसको हम कवक कहते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या फंगस एंटर करता है तो उसका इंगल्फमेंट कर जाती हैं। इंगल्फ का मतलब होता है भक्षण करना, अपने अंदर खा जाती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और हमें बीमारियों से बचा देती हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो सेकंड लेवल की इम्यूनिटी हमें जनरेट करवाती हैं हमारे बॉडी में। बस आज हम पढ़ लेंगे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं। तो लिखिए, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं। ये क्लास मेरे सामने ही गोल गोल घूम रही है या आपके फोन में भी कुछ प्रॉब्लम कर रही है? ये क्लास बता सकते हैं आप मुझे? हाँ जी, ये मेरे ही फोन में इतना प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे सामने ऑब्वियस चल रहा है, या आपके भी फोन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है? बफरिंग हो रही है आपके फोन में भी? काहे को हो रही है भैया? ऑब्वियस मुझे काहे को परेशान कर रहे हो? चलो, तो हमने कल मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के काम नहीं पढ़े थे, जो हम अब पढ़ेंगे। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है दे प्रोवाइड्स एडवांस लेवल इम्यूनिटी। दे प्रोवाइड्स एडवांस लेवल इम्यूनिटी। ये एडवांस लेवल पे ही हमें इम्यूनिटी प्रदान कर देती है। तो लिखिए, ये एडवांस लेवल पर हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनाती हैं या इम्यूनिटी जनरेट करने के काम करती हैं। अब कैसे करती हैं वो समझो। हाँ, वो कैसे करती हैं। अच्छा, एडवांस का मतलब क्या होता है? आपने बोला मैम मेरी सैलरी 10,000 है, आप मुझे एडवांस दे दो, है ना, 2,000 रुपए एडवांस दे दो, और वो 2,000 रुपए बाद में जब मेरी सैलरी बने तब उसमें 2,000 रुपए काट लेना। ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ स्टाफ ऐसा ही करता है ना। तो अब सुनो, एडवांस का मतलब क्या होता है। आज आपने 2,000 रुपए मुझे दे दिया, मेरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ सैलरी का, लेकिन आपने 2,000 रुपए मुझे पहले ही दे दिया, जबकि महीना कंप्लीट होगा 20 दिन बाद, यानी कि फ्यूचर में मेरी सैलरी बनेगी, उसको मैंने आज ही ले लिया। यही होता है एडवांस का मतलब। जी मैम, तो ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये हमें एडवांस लेवल की, एडवांस का मतलब है यहां पर फ्यूचर के लिए काम करती है भैया। ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। ये डिसाइड करती हैं या ये काम करती हैं कि हमें भविष्य में कोई बीमारी ना हो, हमें फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो। अब वीडियो सही चल रहा है बेटा, स्टार्टिंग में अटका था। तो कैसे करती हैं ये फ्यूचर में काम, ध्यान से समझना। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एडवांस लेवल पे कौन कौन सी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, या कौन सी डब्ल्यूबीसी हैं जो काम करती हैं, आपका आंसर ये तो मोनोसाइट होगा या लिम्फोसाइट होगा ऑप्शन में। अब ये फ्यूचर में काम करती है, भविष्य में बीमारी ना हो उसके लिए ये अभी से काम करती हैं। कैसे काम करती हैं बच्चों? आपने या आप जो छोटे थे, आपकी मम्मी ने आप सब लोगों का वैक्सीनेशन करवाया होगा। बताओ, टीका लगवाया था? जी मैम। जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसको सबसे पहले 24 घंटे के अंदर पहला टीका लगाना अनिवार्य है, वो होता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का जो टीका होता है वो इंसान को टीबी से बचाता है, कि इन फ्यूचर उसको टीबी ना हो। चलो टीका छोड़ो, आप सबने पोलियो की दवा पी थी, 2 बूंद पोलियो की पी होगी आपने, है ना। क्यों पिया था पोलियो की दवाई? ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी पोलियो बीमारी ना हो। वैक्सीनेशन का मोटिव क्या होता है समझो, टीके क्यों लगते हैं? ताकि हमें फ्यूचर में जिस बीमारी का टीका लगा भैया वो बीमारी हमें हो ना, ऐसे ही लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं वैक्सीन। आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको बहुत सारा वैक्सीनेशन हुआ था, 2-2.5 साल तक तो वैक्सीनेशन चलती रहती हैं बहुत सारी। तो हम वैक्सीनेशन इसलिए करवाते हैं ताकि फ्यूचर में हमें कोई भी बीमारी ना हो, या जिस बीमारी का टीका लगा है वो बीमारी तो हमें बिल्कुल भी ना आए। अब कैसे नहीं आती, कभी आपने सोची है?
चलिए मैं आपको बताती हूं, डिटेल में समझाते हैं। आपने पोलियो की दवा पी ली, मान लो आपने 1.5 साल में पोलियो की दवाई पी ली, इसलिए पी कि आपको पोलियो ना हो फ्यूचर में, जब आप बड़े हो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के हो, तो आपको क्या ना हो, आपको पोलियो बीमारी ना हो। कैसे नहीं होगी, तो सुनिए जरा। पोलियो जो बीमारी होती है वो एक वायरस की वजह से होती है, जिसको पोलियो वायरस कहते हैं। तो अगर आपने बचपन में ही पोलियो की दवाई पी ली, तो पोलियो की दवाई के अंदर मरा हुआ पोलियो वाला वायरस है। ये जो आपको टीके लगते हैं ना, इनमें मरे हुए वायरस ही डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं। तो जैसे ही आपके बॉडी में पोलियो वाला वायरस आया, वैक्सीन के माध्यम से मरा हुआ पोलियो का वायरस आ गया, वायरस आया। अब वायरस क्या आपके बॉडी का है? नहीं है, बाहर का है, यानी फॉरेन पार्टिकल है। तो उस वायरस को पहचान लेंगी कौन? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट कहेंगी अरे भैया टारगेट आ गया, बाहर से कोई वायरस आया है, हमारे बॉडी का नहीं है, अब इस वायरस के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है। तो ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये एंटीबॉडीज बना लेती हैं। एंटीबॉडीज का मतलब होता है प्रतिरक्षी कोशिकाएं, एंटीबॉडीज बना लेती हैं। अब आज तो आपको जब वैक्सीन किया तो उसमें मरा हुआ पोलियो वाला वायरस आया था। अब जब आप 10 साल की 15 साल के हो गए, तो आपके बॉडी में पोलियो वाला जिंदा वायरस आ गया, पोलियो वायरस आ गया, आपको पोलियो करने आया। आपको पोलियो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस वायरस के खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, और ये एंटीबॉडीज हथियार हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? उस पोलियो वाले वायरस के ऊपर अटैक करेंगी और उसको मार गिराएंगी, और आपको पोलियो नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रही हूं? मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब भी हमें कोई टीका लगता है किसी भी बीमारी से बचने के लिए, तो उस टीके के अंदर मरा हुआ वायरस डालते हैं, जिसको इनएक्टिवेटेड वायरस बोलते हैं, या मरा हुआ वायरस भी कहते हैं आप। और जैसे ही वो मरा हुआ वायरस आया, तो आपकी मोनोसाइट लिम्फोसाइट ने पहचान लिया उसको, और पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देंगी। अब एंटीबॉडीज है आपके बॉडी में, तो इन फ्यूचर अगर कभी भी पोलियो वाला वायरस जिंदा आ गया, जिंदा मतलब वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपका इम्यून सिस्टम करेगा जो करेगा। क्या करेगा इम्यून सिस्टम? कहेगा एंटीबॉडीज जाओ उस पोलियो वाले वायरस को खत्म कर दो। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले वैक्सीनेशन का मोटिव क्या है, टीकाकरण क्यों किया जाता है, क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडीज बनाने के लिए। और ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडीज मेनली जो बनती है ना बेटा, वो बनती है वायरस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? वायरस, विषाणुओं से होने वाली बीमारियों के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि एडवांस लेवल या फ्यूचर के लिए कौन काम करता है, आप क्या बताओगे? मोनोसाइट लिम्फोसाइट। वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडीज क्या है? वो हथियार हैं जो वायरस को, बैक्टीरिया को फ्यूचर में आया तो उसको मार गिराए। ठीक है जी मैम। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में दोनों का काम होता है ये। अब ये जो लिम्फोसाइट होती हैं, ये ध्यान से सुनना, ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। बस यहां से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बस समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रही हूं मैं आपको। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बेटा जो बी लिम्फोसाइट है ये बनी कहां है, इनका निर्माण कहां हुआ है? अब मुझे बताओ लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कहां बनता है? जहां खून बनता है। तो ये कहां बनेंगी? इनका फॉर्मेशन कहां होगा? बोन मैरो में होगा। जी मैम, ये अस्थि मज्जा में बनेंगी। अरे भैया जितना भी खून है या खून के अंदर जितना भी सारी चीजें वो सारी बोन मैरो में बनती हैं। जी मैम, बोन मैरो में बनेंगी। ठीक है, ऐसे ही ये टी लिम्फोसाइट है, ये भी कहां बनेंगी? इनका निर्माण भी कहां होगा? मैम ये भी बोन मैरो में बनी होंगी, ये भी अस्थि मज्जा में बनी होंगी। जी मैम, बस अब इनमें एक डिफरेंस क्या है? बी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है, लेकिन इनका मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। ये मैच्योर कहां होती हैं? तो बेटा ये होती हैं, आपको बताना है, ये जो मैच्योर होंगी, मैच्योर होने के लिए ये दूसरे ऑर्गन के पास जाती हैं। क्या अभी भी क्लास अटक रही है? मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, एक मिनट।
ये आज कैसे इसे प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, ऑब्वियस। अब सही चल रही है बेटा क्लास? अब सही चल रही है क्लास? चलो अब सही चल रही है। आ जाओ। चलो, तो मैंने कहा लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहां बनी? बोन मैरो में, और ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं बेटा। इनकी मैच्योरेशन कहां हो जाता है? बोन मैरो में ही हो जाता है, अस्थि मज्जा में हो जाता है। जबकि ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बनती बोन मैरो में है, और ये मैच्योर कहां होती है जाकर? इनकी मैच्योरेशन, परिपक्वता कहां होती है? हमारी छाती में, चेस्ट में एक ग्लैंड होती है जिसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। इस ग्रंथि में जाकर ये क्या होती है? मैच्योर होती हैं। बच्चों इसको स्टार कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हैं, ये बनती कहां है? दोनों ही बोन मैरो में बनती हैं। मैच्योर, मैच्योर का मतलब है कि इनकी परिपक्वता, ये इन्फेक्शन से लड़ना कहां सीखती हैं? तो ये तो बोन मैरो में सीख लेती है, और ये सीखती है जाके थाइमस ग्लैंड में। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का एक लाइन में बताऊं तो आपका काम क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडीज कब बनती हैं? जब आप वैक्सीनेशन करवाते हो, आप टीका लगवाते हो, तब बनती हैं। और ये टी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, कुल 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होगी। बेसोफिल, इसिनोफिल ने क्या काम किया था? एलर्जी करवाना। दूसरा काम क्या था? हिस्टामीन बनाना। तीसरा काम क्या था? हिपैरिन बनाना, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया था? जीवाणुओं का भक्षण। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ने क्या किया? जब हम वैक्सीन करवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं ये। तो ये पांचों क्या कर रही हैं? ये पांचों हमें बीमारियों से बचाने का काम कर रही हैं, ये पांचों इम्यूनिटी बनाने का काम कर रही हैं, ये पांचों रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता दे रही हैं। क्योंकि ये सारी क्या है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? फाइट करना। किससे फाइट करना? इन्फेक्शन से फाइट करना। बस इनका तरीका अलग अलग है काम करने का, लेकिन आप देखोगे तो पांचों की पांचों आपको बीमारियों से बचाने का ही काम करती हैं। ये इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा होती हैं। तो इसी के साथ हमारी पांचों डब्ल्यूबीसी खत्म हो गई है, इनका काम खत्म हो गया है। अब जैसे हमने आरबीसी की कुछ बीमारियां पढ़ी थी, वैसे ही हम डिजीजेस ऑफ डब्ल्यूबीसी करेंगे। अरे भैया, डब्ल्यूबीसी की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं? लिखिए, डब्ल्यूबीसी की बीमारियां। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगी तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे? मान लो आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई। मैंने एरो नीचे लगाया, नीचे का मतलब होता है डिक्रीज होना, घट गई। डब्ल्यूबीसी कम हो गई या घट गई, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है? उस स्टेज को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया वो स्टेज है जिस स्टेज में आपके बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी आनी चाहिए थी। कितनी बेटा? 8 से 10,000। आप में आ रही है सिर्फ 2-2,500। अरे कल की क्लास में कितने अच्छे से पढ़ाया था कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 8 से 10,000 आनी चाहिए, लेकिन आपके खून में आ रही है 2-2,500। इसका मतलब क्या है? डब्ल्यूबीसी की संख्या घट गई। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इम्यूनिटी बनाना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देना। अब आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम हो गई, इसका मतलब आपके बॉडी में इम्यूनिटी लेवल लो हो गया।
WBC कम होना यानी कि इम्यूनिटी लो होना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है बेटा। ये उन लोगों को आपने देखा होगा, जनरली कुछ लोग होते हैं जो पूरी सर्दियां उनको जुकाम खांसी रहता है, बुखार रहता है, जब देखो तब उनको जुकाम रहता है। आप पूछते हो भाई साहब कभी ठीक भी होते हो क्या, हमेशा ही जुकाम? तो वो कहता है यार डॉक्टर ने कहा है मेरा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, मेरा इम्यूनिटी बहुत लो है, जल्दी से ठीक नहीं कर पाता हूं, जल्दी से रिकवर नहीं हो पाता हूं। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जिन लोगों के बॉडी में WBC की संख्या घट जाती है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, और इस समय उनको जुकाम खांसी सर्दी बुखार लगभग हमेशा ही रहता है। जल्दी से कोई बीमारी हो जाएगी तो ठीक नहीं होंगे। कैसे ठीक होंगे? आपके अंदर फाइटर सेल्स तो है नहीं, है ना, लड़ाई करने वाली सेल्स ही नहीं है, तो भाई कैसे ठीक हो जाओगे आप? हो ही नहीं सकते। तो ल्यूकोपीनिया वो स्टेज होती है जिस स्टेज में आपके बॉडी में WBC की संख्या में कमी आ जाती है। इस समय आपको जुकाम रहेगा, जुकाम हो गया तो 20 दिन तक जुकाम रहेगा, बुखार हुआ तो 20 दिन तक बुखार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपकी फाइटर सेल्स में कमी आ गई है, इसलिए। अब दूसरा सुनो, अगर आपके बॉडी में WBC की संख्या इंक्रीज हो जाए, मैंने एरो ऊपर लगाया, इसका मतलब बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है? जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उस स्टेज को कहा जाता है ल्यूकेमिया। बस इसको स्टार कर लो फटाक से, क्या कर लो? स्टार। स्टार का मतलब क्या है? बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, ल्यूकेमिया हो जाता है। और बेटा ल्यूकेमिया इज द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर। जब किसी इंसान के खून में कैंसर होता है तो उसी को ही रिपोर्ट्स में ल्यूकेमिया के नाम से दिखाया जाता है। जब किसी इंसान के खून में कैंसर होता है तो बेटा उसी को ल्यूकेमिया कहते हैं। अब आप कहोगे मैम WBC ज्यादा होना तो भैया इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और आप कह रही हैं कि WBC ज्यादा होती है तो खून में कैंसर हो जाता है। ये तो मैम कैसी बात, उठपटी बात कर रही हैं आप। नहीं बेटा उठपटी बात नहीं कर रहे, चलो आपको समझाते हैं। कैंसर समझते हो? हाँ, कितने बच्चे हैं जो जानते हैं कैंसर? आजकल इंडिया क्या बन गया है? कैपिटल ऑफ कैंसर। हर दिन नई नई कैंसर आ रही है। ऐसा कैंसर जो खून में आ जाता है उसको आप ल्यूकेमिया कहते हैं। सबसे पहले सुनो, आपसे कोई पूछे आज के बाद कैंसर होता क्या है, आपको बोलना है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। जब हमारी सेल्स में कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो उसे कैंसर का नाम दिया जाता है। देखो बेटा मैं बहुत आसान भाषा में समझा रही हूं, अगली स्लाइड पे समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये कोई आपका टिश्यू है, टिश्यू किससे बनता है? सेल से। उत्तक किससे बनते हैं? सेल से। ये सेल्स डिवाइड हो रही हैं, जब तक इनमें कंट्रोल्ड तरीके से डिवीजन है, जितनी सेल्स की जरूरत है हमारे बॉडी को उतनी बन गई, तो ये कंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, ठीक है? अब बेटा ये सेल डिवीजन जो है अनकंट्रोल्ड हो गया, यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो गया, ऐसे बहुत सारी सेल्स बन गई। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए थी 2000 सेल्स और बन गई 10,000 सेल। कितनी बन गई? 10,000 सेल्स बन गई। चाहिए थी 2000, बन गई 10,000। तो ये जो 8,000 ज्यादा बनी है ना सेल्स, ये आपस में आके जुड़ जाती हैं, ऐसे आपस में आके क्लंप कर जाती हैं, और क्लंप करने से ऐसे ट्यूमर सा बनता है, गांठ सा बनता है, और बाद में उसी को कैंसर का नाम दे दिया जाता है। अब ये कैंसर अगर रीढ़ की हड्डी में हुआ तो रीढ़ की हड्डी का कैंसर, ये कैंसर अगर आपकी स्किन में हुआ तो स्किन में कैंसर, अगर ये ट्यूमर आपके लंग्स में फेफड़ों में बना तो फेफड़ों का कैंसर, अगर लीवर में बना तो लीवर का कैंसर। समझ रहे हो? मैं बता रही हूं आपको कि कैंसर कैसे बनता है, कैंसर की परिभाषा क्या होती है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नॉन एज कैंसर। जब हमारी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो उसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं। तो ऐसे कैंसर होता है। अब हम बात करते हैं किसके कैंसर की? हम ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं। ऐसा कैंसर जो ब्लड में है, ऐसा कैंसर जो खून में है, उसको हम ब्लड कैंसर कह देंगे। अब ये कैसे होता है ब्लड कैंसर, वो समझो आप। मैंने कहा आपके खून में जब बहुत सारी WBC बढ़ जाती हैं तो उसको हम ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं।
WBC के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया। हमें चाहिए थी 8 से 10,000 WBC, आ गई 50 से 60,000 WBC। ज्यादा आ गई जी मैम, हमें चाहिए थी सिर्फ 8-10,000, और आपके खून में WBC आ गई कितनी, हजारों में, लाखों में आ गई, बहुत सारी आ गई। तो ये ज्यादा अमाउंट वाली जो WBC बनी है, मुझे बताओ WBC का नेचर क्या है, फाइट करना। अरे WBC का काम क्या है, लड़ना। और जब ज्यादा मात्रा में WBC आ जाती हैं, तो ये जो ज्यादा मात्रा में बनी हुई WBC होती हैं, ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं। ये आपस में लड़ाई कर लेती हैं, इनका काम तो लड़ाई करने का है ना। ये आपस में लड़ाई करती हैं और आपके खून में RBC, प्लेटलेट्स और WBC, बहुत सारी डेड सेल्स आ जाती हैं, मर जाती हैं आपस में लड़ाई कर करके। मर गई तो मरी हुई सेल्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है तो आपस में आके जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, खून जमना शुरू हो जाएगा, खून का क्लोट सा बनना शुरू हो जाएगा। उसी को डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड कैंसर कहता है। उसी को डॉक्टर रिपोर्ट्स में ल्यूकेमिया कहता है। समझ में आया मेरा? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कैंसर एक सेपरेट चैप्टर है, तब हम पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि जब बहुत ज्यादा WBC आपके खून में बढ़ जाए तो आपको ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बनी हुई WBC आपस में लड़ाई करती हैं और लड़ाई करके सारी ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, सारी खून की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। और खून की कोशिकाएं जब मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उन पे कोई चार्ज, उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, तो सारी सेल्स आपस में आके जुड़ जाती हैं, क्लंप सा बन जाता है, खून गाढ़ा सा हो जाता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ आ जाता है खून। और खून गाढ़ा हुआ, उसका मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा इंसान के बॉडी में, तो इसीलिए बोलते हैं ब्लड कैंसर तो सबसे खतरनाक कैंसर है, रातों रात फैल जाता है बॉडी में, है ना। तो समझ गए, ल्यूकेमिया और ल्यूकोपीनिया हम किसको कहते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। जी मैम। अब नोट डालकर एक पॉइंट लिखो, बहुत जरूरी। इन केस ऑफ HIV एड्स, जब इंसान को एड्स होता है तो उस इंसान के खून में WBC की संख्या घट जाती है, WBC की संख्या घट जाती है। और अगर एग्जामिनर पूछे कौन सी WBC घटती है, WBC तो 5 होती है, तो आपको बताना है लिम्फोसाइट घट जाती हैं। कौन सी WBC कम हो जाती हैं, लिम्फोसाइट। अरे मैम लिम्फोसाइट तो 2 होती हैं, कौन सी लिम्फोसाइट, तो T लिम्फोसाइट घट जाती हैं। ध्यान से समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को। जब इंसान को HIV एड्स होता है तो उस इंसान के खून में WBC की संख्या घट जाती है। कौन सी WBC, लिम्फोसाइट्स। कौन सी लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स। हर एग्जाम में घूमता है ये क्वेश्चन कि इंसान के बॉडी में जब HIV एड्स होता है तो कौन सी ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स तो WBC। कौन सी WBC, T लिम्फोसाइट। ये लो। अब ये क्यों होता है, जब हम आपको HIV एड्स पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी छोड़ो, अभी छोड़ो इस कॉन्सेप्ट को। अभी जानना यह है आपको कि WBC कम होना ल्यूकोपीनिया, WBC ज्यादा होना ल्यूकेमिया। HIV एड्स के समय WBC की संख्या घट जाती है। कौन सी WBC, T लिम्फोसाइट। HIV एड्स को तो मैं एकदम पन्ना खोल खोल के पढ़ाऊंगी आपको, डिटेल में आपको कैंसर पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये कुछ बीमारियां आजकल देखो ना, HIV एड्स, 20 साल के बच्चे को HIV एड्स हो जा रहा है ना। तो ये इसके बारे में डिटेल में एग्जाम में तो आते ही क्वेश्चंस, डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ हमारा WBC खत्म होता है। प्लाज्मा, RBC, WBC यहां आते आते खत्म हो जाता है। अब हमारे खून की लास्ट वाली सेल्स बची हैं एक, जिसको हम कहते हैं 3 नंबर पर ब्लड प्लेटलेट्स। एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं। हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु कोशिका। इनका काम होता है ब्लड का क्लोट करवाना, रक्त का थक्का जमाने का काम होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, रक्त का थक्का जमाना। इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो शब्द का मतलब हमेशा क्लोट होता है बेटा, साइट का मतलब होता है सेल। तो वो सेल्स जो क्या करती हैं, क्लोट करवाती हैं, उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। पहले क्वेश्चन का तो आंसर ही मिल गया।
कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं जो ब्लड का क्लॉट करवाती हैं, जो रक्त का धक्का जमाती हैं? आपका आंसर कर क्या होगे? ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु कोशिकाएं। आ जाओ मैम, कितनी होनी चाहिए? सुनो, कितनी होनी चाहिए? इनकी क्वांटिटी कितनी है, इनकी संख्या कितनी है? संख्या में तो बेटा आपकी आनी चाहिए 4.5 से 5.5 लाख, 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml HB। कितना बेटा? 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाखों में होती हैं ये लाखों में आनी चाहिए। जब इंसान के बॉडी में डेंगू होता है तो उसकी हजारों में प्लेटलेट्स आ जाती हैं, तो डॉक्टर कहता है आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी। जिंदा रहना है तो प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी, यही कहता है इंसान। जी मैम, यही कहता है। कमेंट्स रिफ्रेश कर लिए जाएं आपके। हाँ चलो आओ फिर नेक्स्ट पॉइंट पे सुनो मेरी बात ध्यान से। आरबीसी मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती हैं। और बेटा जब इन तीनों की संख्या का अनुपात निकालते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीएल का मतलब है प्लेटलेट्स, ठीक है, 600 अनुपात 1 अनुपात 40, ये तीनों की संख्या का अनुपात होता है। इन दोनों का पूछेगा 600 अनुपात 1, इन दोनों का पूछ ले 1 अनुपात 40, आरबीसी प्लेटलेट्स का पूछ ले 600 अनुपात 40। इतनी गणित तो आप जानते हैं, इतनी गणित तो आप जानते हैं, ठीक है। मुझे बताओ ये कहां बनेंगी, इनका फॉर्मेशन कहां होगा, ये इनका निर्माण कहां होगा, प्लेटलेट्स कहां बनती हैं? तो आपको बताना है प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा, जहां पे खून बनता है वहीं पे तो प्लेटलेट्स बनेंगी, खून का ही तो हिस्सा है। जी मैम। कितने दिन तक सरवाइव करेंगी मैम? लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल क्या है? 8 से 10 दिन, 1 से 1.5 सप्ताह। अरे 8 से 10 दिन को मैं 1 से 1.5 सप्ताह लिख सकती हूं? हाँ मैम लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या? ये टूटना शुरू हो जाती हैं, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। सुनिए, ये ब्लड में ही मर जाती हैं और ब्लड में ही वापस रीजनरेट होती हैं। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मैम इनकी शेप कैसी होती है, इनकी आकृति कैसी होती है? कोई फिक्स्ड है क्या? नहीं बेटा, इनकी भी फिक्स शेप नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड का मतलब है अनिश्चित आकार की, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है बेटा, इनका आकार फिक्स इनमें रखना जरूरी नहीं है, इनका काम ही ऐसा है। इसका मतलब मैम हम ये समझे कि हमारे खून में लगभग आरबीसी का ही आकार फिक्स है। जी हाँ, आप यही समझो, आप यही समझो कि हमारे खून में सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का ही शेप फिक्स होता है, और आरबीसी का शेप जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो सिकल सेल अनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। लाखों में होनी चाहिए, बोन मैरो में बनती हैं, 8 से 10 दिन तक सरवाइव करती हैं, खून में मर जाती हैं क्योंकि खून में ही काम करती हैं ये अपना। उसके बाद इनका शेप भी फिक्स नहीं है। मैम फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है? अच्छा बताओ, आरबीसी ने क्या काम करा था? ऑक्सीजन और CO2 गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया था। डब्ल्यूबीसी ने क्या किया था? इम्यूनिटी दी थी। ये क्या करवाती हैं? दे आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन या ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है बेटा। इन्हीं की वजह से आपको जब चोट लगती है ना, तो लगने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद आपको ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने तो पढ़ाया था प्लाज्मा करवाती है ब्लड का क्लॉट। अरे भूल गए क्या? मैंने कहा था प्लाज्मा में ही प्लेटलेट्स होती हैं, लिखवाया था ना, ब्लड माइनस प्लाज्मा, ब्लड माइनस आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा। मैंने कहा था प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं। तो बेटा या तो मैं ये कह दूं कि प्लाज्मा में ही प्लेटलेट्स हैं, तो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स दोनों लगभग एक जैसा काम करेंगी। जी हाँ मैम। या मैं ये कह दूं कि प्लाज्मा में ही डब्ल्यूबीसी हैं, तो प्लाज्मा भी एंटीबॉडीज, प्लाज्मा में भी एंटीबॉडीज और डब्ल्यूबीसी भी एंटीबॉडी बना रहे।
बात तो बराबर है मैम, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकती कि प्लाज्मा में आरबीसी है, प्लाज्मा का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। ना 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 ना, वो तो मैम आरबीसी है ही नहीं प्लाज्मा में, तो कहाँ से काम सेम हो जाएगा। समझे ये डाउट? आकाश का डाउट आ रहा था, है ना आकाश? खत्म कर दिया आपका डाउट? जी मैम। ये क्या करती हैं? ये हमारे बॉडी में ब्लड का क्लोट करवाती हैं, रक्त का थक्का जमाती हैं। अब मुझे बताओ, ब्लड का क्लोट कहाँ बनता है? जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद 2-4 मिनट तक आपका ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, उसके बाद अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है। कभी सोचा ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार इसलिए हो गया क्योंकि आपके खून में ब्लड प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट, थक्का। साइट का मतलब सेल, वो सेल जो थक्का बनाती है। अब मैम कैसा बनता है ये थक्का? चलिए आपको पहले फोटो दिखाते हैं। ये देखो, आपको चोट लगी, चोट लगने से खून ऐसे सारा बाहर निकल रहा था। जी मैम। 4-5 मिनट के बाद यहाँ पे क्लोट बनना शुरू हो जाता है। जी मैम। और 5-7 मिनट के बाद ऐसा क्लोट बन के तैयार हो जाता है, तो आपका खून अंदर ही दौड़ता है, बाहर नहीं निकल के दौड़ेगा। ऐसा क्लोट बनता है बेटा, ध्यान से देख लो, इसे बोलते हैं ब्लड का क्लोट, इसे बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। ऐसा बनता है। अब ये जो रक्त का थक्का जमता है, ये आसानी से नहीं जमता है, 3 रिएक्शन होती हैं। ये तीनों रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। तो आइए आपको समझाते हैं इस एनसीईआरटी के डायग्राम का मतलब क्या है। ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्या कहना चाहता है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हेडिंग डालो, क्लोटिंग रिएक्शंस या ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन, पूरा लिख दो। यहां से 10 क्वेश्चन बनाऊंगी मैं, और यकीन मानना यही 10 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ब्लड क्लोटिंग रिएक्शंस, रक्त का थक्का जमने की अभिक्रियाएं, रक्त का थक्का जमने की अभिक्रियाएं, या आप इसको बोल दो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। अरे भैया, ये जो रिएक्शन होंगी इनको रिएक्शन कहेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस है ब्लड का क्लोट बनने का, इसे ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस कह देते हैं, है ना। चलो ध्यान से समझना, 3 बार समझाऊंगी, चौथी बार नहीं बताऊंगी, फिर आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा। 3 बार मैं समझाऊंगी, चौथी बार मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलो आ जाओ। आओ, कैसे बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करना। 10 क्वेश्चंस बनेंगे, वही एग्जाम में आते हैं, बस वो 10 क्वेश्चंस आज को आपके क्लास में आज खत्म कर जाएंगे। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, मान लो इसको छोड़ दो, ठीक है, इस हिस्से को छोड़ दो, अभी यहां समझो, ये मेरी ब्लड वेसल्स थी, इसमें मेरा खून ऐसे दौड़ रहा था। लाल रंग से बना दूं खून? जी मैम बना दो। ऐसे खून दौड़ रहा था, ये दिख रही है? हाँ मैम। मुझे चोट लग गई, मैं गिर गई, ये फट गई, फट गई, ये ब्लड वेसल यहां से बीच में से टूट गई, टूट गई। जी मैम। अब ये खून मेरा बाहर निकल रहा है, जब खून बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग होना, रक्त का बहाव होना, यही बोलते हैं। जी मैम। ब्लीडिंग हो रही है? हाँ जी मैम। अब जैसे ही चोट लगती है, आपका खून बाहर निकलता है, इस खून में याद रखना एक मिनरल पाया जाता है जिसको आप प्यार से कैल्शियम कहते हैं। हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है। जी हाँ मैम, हमने तो सुना है हमारे बालों में कैल्शियम होता है, नाखूनों में कैल्शियम होता है। अरे भैया सही सुना है, हड्डियों में, दांतों में, बालों में, नाखूनों में कैल्शियम होता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आपको याद रखना है हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। इसीलिए जब कभी भी आपको कैल्शियम का लेवल चेक करवाना होता है, डॉक्टर आपका खून निकालता है, फिर रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था इतना कैल्शियम है, इतना होना चाहिए। जी मैम। इस खून में कैल्शियम है। जी। जहां पर जिस हिस्से पे चोट लगी है वहां की सेल्स क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं, है ना। डैमेज्ड सेल्स यानी कि यहां की कोशिकाएं क्या हो गई? कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई। अरे भाई चोट लगती है तो सेल्स मर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। जी मैम। डैमेज हो गया यहाँ का हिस्सा सेल्स, यहाँ चोट लगी तो यहाँ की सेल्स डैमेज हो जाएंगी, है ना, और नीचे की ब्लड वेसल फट जाएगी, खून निकलेगा, खून में कैल्शियम है। जैसे ही सेल्स डैमेज्ड होती हैं, ध्यान से समझना, ये डैमेज्ड सेल्स क्या करती हैं? एक केमिकल सिक्रीट करती हैं, जिस केमिकल को बोलते हैं
थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा केमिकल, एक बार बोलो जरा, आपने घर बैठे बैठे बोलो, कौन सा केमिकल? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर से बोलो, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक रसायन है, ये एक केमिकल है। ये केमिकल कब निकलेगा? जब भी आपको चोट लगेगी और वहां की सेल्स डैमेज होंगी, तो वो डैमेज होते ही एक कहेंगे हम तो चले भैया, हम तो नष्ट हो गए, लेकिन एक केमिकल छोड़ जा रहे हैं आपके खून में। कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जी मैम, आ गया? हाँ जी मैम। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया आपके खून में। थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है। कहां पे है? जहां चोट लगी वहां। मैंने कल की क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई थी कि हिपैरिन जो होता है वो एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है। हिपैरिन हमारे खून को हमारे बॉडी के अंदर जमने नहीं देता। जब तक हिपैरिन है तब तक आपका खून जम नहीं सकता। जी मैम, नहीं जम सकता, है ना। तो अब आपको चोट लग गई, चोट लगी तो क्लोट तो बाहर हो रहा है ना इस हिस्से पे जहां चोट लगी है। तो बेटा अगर यहां पर हिपैरिन हुआ तो हिपैरिन कहेगा मैं नहीं जमने दूंगा क्लोट, है ना। अब तो क्लोट जमाना है ना आपको। अरे खून जब अंदर होता है तो उसको दौड़ाना होता है। जब चोट लग जाती है तो खून को क्लोट, खून को जमाना होता है। तो सबसे पहले आपको हिपैरिन को नष्ट करना पड़ेगा, हिपैरिन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा कि हिपैरिन अब तो ब्लड का क्लोट बनाना है भैया, नहीं तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो हिपैरिन तुम शांत हो जाओ। हिपैरिन कहेगा हाँ मैं शांत हो जाऊंगा। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो मैं आगे चलूं? जी मैम, आपको याद है मैंने प्लाज्मा में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं जैसे फाइब्रिनोजन, जैसे थ्रोम्बिन। तो अब इसी खून में प्लाज्मा है और यहीं पे क्लोटिंग वाले